हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छी तरीके से इस कंप्लीट पैकेज वीडियो में हमने आपको सारी चीजें देने की कोशिश करी है। करना क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपको वीडियोस देखनी है तो आप जाइए, आप हमारी प्लेलिस्ट सर्च आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, एक एक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए क्या है दोस्तों, नोट्स के लिए हमने ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ई पाठशाला ऐप पे अपलोड किया हुआ है। और हमने ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ही मतलब कम प्राइजेस में रखी हुई है, 9 रुपए में रखी हुई है हमने। कोई 9 रुपए बड़ी बात नहीं है जब आपको ये सारी की सारी चीजें एक्सेस हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। जल्द ही हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं सारे बच्चों के लिए, चाहे वो 11th क्लास के बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटिकल वाले हो, ज्योग्राफी वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बेसिक नॉलेज को। क्योंकि आपको क्या लगता है, ग्रोथ और शब्द जो विकास होता है उसका मतलब तो सेम ही होता है लगभग, क्योंकि ग्रोथ मीन्स ग्रोथ ही हो रहा है, चाहे पौधे का हो रहा है, चाहे इंसान का हो रहा है, चाहे आपकी बुद्धि का, चाहे आपके दिमाग का, चाहे आपकी किताब का, और चाहे कोरोना का, किसी भी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, किसी भी नगर का, सिटी शहर का, है ना, सोच का, कुछ भी हो सकता है ग्रोथ। और सेम इसको हम विकास भी कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने एक एग्जाम्पल लेके करा है। हमने कहा कि यार हम ना नेशन को और एक कम्युनिटी को एक एग्जाम्पल मानेंगे और उसके बिहाफ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ और क्या कहते हैं डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंट क्या होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट को सही तरीके से एनालाइज करने का तरीका क्या है। ऑल दीज थिंग यू हैव स्टडीड इन द पास्ट चैप्टर ऑल्सो, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो समझ सकते हैं बहुत डीपली, लेकिन इसमें कुछ बेसिक ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो आपको आगे इन फ्यूचर जब अगर आप तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के लिए तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी हद तक मदद करेगी। ओके, सो हमने पहले भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मतलब देखा था कि डेवलपमेंट वहाँ के लोगों के द्वारा होता है। मतलब इंसान है, पीपल है, ठीक है, पीपल है इन द सेंस पीपल समझते हैं ना, लोग जो है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जोक सपाट। तो आप सभी को पता है कि नेशन का ग्रोथ ना इंसान से ही डिपेंड होता है। इंसान, पीपल इज अ मेन वेल्थ ऑफ अ कंट्री। और हमने पता करा था कि जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, एज, ये सारे जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन सबको स्टडी करते हैं हम लोग। आने वाले समय पर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको इससे एनालाइज अगर नहीं हो पा रहा है कि यार सही मायने में डेवलपमेंट या ग्रोथ क्या है, तो मैं आपको बहुत डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, जहां पे एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। तो बेसिक सा डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्रोथ को समझते हैं। ग्रोथ, देखिए मैंने क्या कहा, ग्रोथ ना हमेशा आप याद रखना क्वांटिटेटिव होता है, मतलब क्वांटिटी में होता है। क्वांटिटी समझते हैं, जैसे कि आपने एक पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद उससे एक और पौधा बन गया, तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, 1 से 2 हो गया, एक फूल आया, दूसरा फूल आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो ये क्वांटिटी में ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी वैल्यू हमेशा न्यूट्रल रहेगी, निष्पक्ष रहेगी, और साथ में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में आ सकती है। तो इतना आपने याद रखना होगा। ओके, उसके बाद आप ये देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिटी ए की बात कर लेता हूँ। मैं दिल्ली की मैं चांदनी चौक की बात कर लेता हूँ। चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक में पहले 2000 में समथिंग में मैं बोल सकता हूँ कि 8 लाख की आबादी रहती थी। 8 लाख की आबादी रहती थी। उसके बाद 2010 में आते आते इसकी आबादी लगभग मैं कह सकता हूँ 12 लाख हो गई। तो 12 लाख की अगर आबादी हो गई तो यहाँ पे पता है क्या ग्रोथ हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी ग्रोथ हुआ। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या बढ़ी भी थी, घटी भी थी, जनसंख्या बढ़ी भी थी, घटी भी थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्वांटिटी में ग्रोथ देखा, ना ही कि क्वालिटी में। तो जहाँ पे क्वांटिटी में ग्रोथ आ रहा हो उसे हम ग्रोथ बोलेंगे, और जहाँ क्वालिटी में इजाफा हो रहा हो या क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही हो उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे। याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे एक टाउन था, उसमें 8 लाख लोग थे, 2010 तक आते 12 लाख लोग हो गए, लेकिन क्या वहाँ क्वालिटी चेंज हुआ? अगर क्वालिटी चेंज नहीं हुआ तो सिर्फ ग्रोथ कहलाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी चेंज हो गया तो याद रखना डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो इसीलिए वो हमेशा सकारात्मक रहता है, प्रेजेंट कंडीशन में उसकी स्थिति अच्छी रहती है। एग्जांपल के मैंने बी टाउन का एग्जांपल ले लिया कि अगर 12 लाख लोगों का ग्रोथ 2010 तक चांदनी चौक का हो गया था, तो आप यकीन मानेंगे, मैं ऐसे रैंडमली नाम लिया मैंने, आप अपने शहर वेर का नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे और चीज़ें बढ़नी चाहिए, एजुकेशन लेवल बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, बेसिक
कंडीशन जीने की होनी चाहिए, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलेंगे। इतना समझ में आया? तो बेसिक ये दोनों के बीच का डिफरेंट है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर उदाहरण देके मुझे कुछ एग्जाम्पल देके बता सकते हैं, सो कमेंट करिएगा जरूर, उसमें समझ में आएगा आपको कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर होता है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी क्लास के अंदर जाते थे, वहाँ पे 10 बच्चे आते थे, 10 में से 15 बच्चे आने लग गए, लेकिन 15 बच्चों के आने के बाद वहाँ पे क्वांटिटी वाला ग्रोथ तो हुआ, लेकिन उन्हीं 15 बच्चों के अंदर क्या बुद्धि बढ़ी, क्या उनकी सोच बढ़ी, क्या उनमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ, तो उसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस, और इतना ही आपने इसमें समझना है कि इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हमें इतना पता है कि कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज नॉट मेजर ओनली इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें पता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का ना, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में हम क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कंट्री के डेवलपमेंट से होता है। अगर किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ तो ऑफकोर्स कंट्री का डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि हमारी जीडीपी बहुत हाई चली गई या जीडीपी बहुत लो चली गई, तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड से इंपैक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, वो ये समझते हैं, वो ये बताते हैं कि किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना या घटना किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बंदे की ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं दर्शाता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन्स मच चेंज इन द लाइफ ऑफ द मोस्ट पीपल। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है। मेजर प्रॉब्लम किसी कंट्री के सामने हमेशा यही रहती है कि अगर उसे इकोनॉमिक ग्रोथ करना है या ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर उससे लेना देना है, तो उसे कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर फोकस करना होगा। उसे गरीबी खत्म करनी है, उसे बेरोजगारी खत्म करनी है, इलिटरेसी है, फूड प्रॉब्लम है, लैक ऑफ बेसिक थिंग्स है। अगर ये सारी चीजें किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करवा दी जाए, तो आप देखेंगे कि किसी देश की जीडीपी अगर स्लो भी चल रही है और ये बेसिक चीजें अगर किसी कंट्री में किसी नागरिक को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ के लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा है, और वहाँ के लोग ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग डेवलप भी कर रहे हैं। ओके, सो मतलब जनसंख्या का बढ़ना ग्रोथ है, पर जनसंख्या के साथ इन सारी चीजों का मिल जाना वो हमारा डेवलपमेंट है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और इजी करने के लिए बहुत सरल शब्दों में एक व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, एक या दो व्यक्ति सामने आते हैं। 1980 से 1990 के दशक में 1980 से 1990 के दशक में दो व्यक्ति आते हैं, और दोनों व्यक्ति की विचारधाराएं सामने आती है। पहला हमारे डॉक्टर महमूद उल हक, ये हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े, हमारे क्या मतलब पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ के एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया। और अमर्त्य कुमार सेन, ये हमारे क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल प्रेजेंट डे में है, हालांकि है तो ये इंडियन, इन्होंने बताया। इन दोनों ने मिलकर एक आइडियोलॉजी दी हमें और कहा कि सही मायने में डेवलपमेंट होता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, उसे ही हम डेवलपमेंट मानेंगे। बेसिक थिंग्स तो सरकार के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सामने आती रहती हैं, सरकार को समय समय पे इन चीज़ों पे फोकस करते रहना चाहिए, और वो करती भी रहेगी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में बताया। डेवलपमेंट मीन्स दैट एनलार्ज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। मतलब डेवलपमेंट का असल मतलब ये होता है जब इंसान के पास चॉइस एनलार्ज हो जाए, चॉइस एनलार्ज हो जाए। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि कोई लड़का है, मान लेते हैं अशोक नाम का ये लड़का है। ओके, सो अशोक नाम का ये लड़का है, और अशोक आज से 10 साल पहले स्कूल जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करता था। किसका? पैदल जाता था। वो कैसे जाता था? पैदल। ओके, सो ही डजंट हैव एनी ऑप्शन। उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो उसके लिए डेवलपमेंट यही था कि यार मतलब मेरे को साइकिल मिल जाए तो मैं जल्दी स्कूल पहुंच सकता हूँ, स्कूल से घर आ सकता हूँ। तो इतना डेवलपमेंट था। लेकिन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि असल मायने में डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जब इंसान के पास ऑप्शन में बढ़ोतरी हो जाए, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बताया कि कोई व्यक्ति अगर पैदल जाता था तो उसको बस मिल जाए, ठीक है, उसको साइकिल मिल जाए, और उसको बाइक मिल जाए, उसको कार मिल जाए, तो कितना है, उसको मेट्रो मिल जाए। ये सब डेवलपमेंट तो है, ये सब डेवलपमेंट है। मतलब अब इंसान के पास एक ऑप्शन नहीं है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब सेम वही एग्जांपल कि पहले आज से 1000 साल पहले अशोक को पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था, गुरुकुल में जाना पड़ता था, ठीक है, गुरुकुल में जाना पड़ता था। लेकिन गुरुकुल में सिर्फ उसे गुरु के पास ही जाके पढ़ना पड़ता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में कितने ऑप्शन है? आज की डेट में आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, आप दूसरी कहीं कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किताबें तो वही है ना, नॉलेज वही रहेगी, लेकिन वही है कि आपको किन की बातें अच्छी समझ में आती है, आज की डेट में वो मैटर कर जाता है। So this is the main theory has been given by
आपके डॉक्टर महमूद उल हक, उन्होंने कहा कि इंसान की चॉइसेस में एनलार्जमेंट हो जाए तो उसे ही हम डेवलपमेंट बोलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए अपनी लाइफ के अंदर आपने क्या अचीव कर लिया है, मतलब आपके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है, कि जो डॉक्टर महबूब उल हक बोलते हैं ये सही मायने में सच है या नहीं। तो इनकी क्या क्या रिपोर्ट पेश हुई थी हम वो भी जानेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन उन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, अचीवमेंट एंड वेल बीइंग फॉर द बेटर सोसाइटी। डेवलपमेंट कन्वे द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये सब आपको ये लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर, याद रखिएगा पेपर में लिखना होगा आपको कि डेवलपमेंट यही होता है कि वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अचीवमेंट वाले होने चाहिए, वेलबींग सोसाइटी के लिए होना चाहिए, वो ये सारी चीज़ें कन्विंस कर सके कि इंसान का लाइफ का इंप्रूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे वो सोसाइटी के सारे एस्पिरेशंस को पूरा कर दे रहा है। तो ये अनदर ह्यूमन डेवलपमेंट की हमारी थ्योरी है। अब यहाँ पे 4 पिलर पे फोकस करा गया और ये कहा गया है कि अगर हमें क्या कहते हैं, अगर हमें देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 स्तंभ होंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट 4 स्तंभ कौन से होंगे? सबसे पहले हमें पॉवर्टी देखना होगा, सॉरी इक्वालिटी देखना होगा, निष्पक्षता, इक्विटी बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं और अब एम्पावरमेंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए 4 पिलर बताए गए हैं, जिससे हम किसी भी देश के विद्यार्थी, किसी भी देश के व्यक्ति, किसी भी देश के अध्यापक या किसी भी पर्सन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताती है। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखनी है, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो 90s के टाइम पीरियड में थ्योरी दी थी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैं थोड़ा इसको भी समझा देता हूँ आपको कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर के ऊपर काम किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना है तो हमें इक्विटी के ऊपर, इक्विटी इट मीन्स इक्वालिटी है, ठीक है, और साथ में हमें सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत पोषणीय विकास या सतत विकास बोल सकते हैं, और साथ में प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, और साथ में हमें कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट दिखाया गया। इसमें बताया गया कि इंसान के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे किसी भी गवर्नमेंट को देना ज़रूरी होता है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं इक्वालिटी से। तो याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन, इट इज़ अ मेन मोटो। मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी जाति, धर्म, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट, रेस, रिलीजन, इनके हिसाब से कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, सपोज मान लीजिए कि हम एक को कह रहे हैं कि यार तू तो क्या कहते हैं बांग्लादेशी है, और एक को कह रहे हैं ये रहता वो इंडिया के अंदर है, लेकिन अगर उसको इक्वल इक्वालिटी नहीं दी जाएगी तो सिंपल सी बात है, एक बंदा मतलब बहुत बूस्ट होता चला जाएगा और एक बंदा बिल्कुल लो होता, डिक्लाइन की तरफ होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज में जो व्यक्ति रह रहा है वो समान है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें हर व्यक्ति के साथ इक्वालिटी दिखाई जानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जीता जागता एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का ले लूँ, जो मैं कह सकता हूँ थोड़े से विलेज वाले प्लेसेस पे रहता है। तो अगर हम विलेज वाले प्लेसेस पे देखेंगे तो ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जिनको आज की डेट में भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। आज की डेट में भी भ्रूण हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, जहाँ पे समाज में महिलाओं को आज भी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में स्पेशली वुमेन भी आती हैं। जरूरी नहीं है कि मैन का ही डेवलपमेंट हो रहा है तो वही डेवलप हो रहा है, तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में और सारा कॉन्ट्रीब्यूशन वही कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें डेवलपमेंट के लिए ये करना पड़ेगा कि हमें सभी को समाज में साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है जो फॉलो नहीं हो रहा है उनके द्वारा। तो वो चीज़ हाँ क्या कहते हैं हो रहा है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऑफकोर्स हमें करना चाहिए। दूसरा है हमारा सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ईच जनरेशन मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी। मतलब हमें सतत पोषणीय विकास बनाए रखना है, क्योंकि हमें पता है कि समाज में गरीबी को हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि पर्यावरण का ऐसा इस्तेमाल करना जो आने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सके, पीढ़ी टू पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उसका इस्तेमाल हो। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ठीक है आज की डेट में जो भी रिसोर्स आपके पास है वो आप आज की डेट में उन लोगों को इस्तेमाल करने तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन में भी उसका यूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि संसाधनों का अगर दुरुपयोग हो जाएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए कोयले का इस्तेमाल, पेट्रोल का इस्तेमाल अभी आपने अपने डेवलपमेंट के लिए कर लिया, आपने अपने डेवलपमेंट के लिए अपने आपको चांद पहुँचा दिया, लेकिन आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को एक्सेस ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, ऐसे डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई हमें डेवलपमेंट करना है, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है।
सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेंगे तो लोगों को समाज में समान अवसर मिल पाएंगे और आने वाली जनरेशन जो होगी वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कोई चीज पैदा करने से, लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि लेबर प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना। लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि समाज में हमें ऐसा सिस्टम बनाए रखना है कि जो भी ह्यूमन है ना उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्षमता, मैं कह सकता हूं कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी इंसान है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, राम नाम का एक व्यक्ति है या अशोक नाम का कोई व्यक्ति है, अब उसकी प्रोडक्टिविटी जो 8th क्लास में थी, जो 7th क्लास में थी, तो क्या वही प्रोडक्टिविटी 12th क्लास में रहनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें उसकी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते रहना चाहिए। मतलब जो अभी आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने ह्यूमन स्किल के हिसाब से, अपने ब्रेन के हिसाब से आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ है आप वो कर रहे हैं, लेकिन क्या इन फ्यूचर आपकी प्रोडक्टिविटी वही रहेगी? ऑफ कोर्स नॉट। आप बढ़ेंगे, आपका दिमाग बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपको चीज़ों को देखने का और समझने का नज़रिया बढ़ेगा। तो सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जनता जो है, जनता वो किसी सरकार के लिए, किसी देश के लिए एक मूल्यवान धन की तरह है। अगर वो उनको प्रोडक्टिविटी नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, जो आने वाली टेक्नोलॉजी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। मतलब गांव देहात जैसे जगहों के अंदर आज की डेट में जो किसान हैं वो प्रोडक्टिव हो ही नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी वही पुराने टाइप से खेती कर रहे हैं, जबकि किसान ही कितनी आगे पहुंच चुकी है। बड़े बड़े जमींदार उसको एक अच्छे लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा अगर लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब होता है अपने विकल्प को सही तरीके से चुनने की क्षमता होना, उसे एम्पावरमेंट बोलते हैं। मतलब निर्णय लेने का सही डिसीजन इंसान के पास होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से अपने देश का डेवलपमेंट कर सके, अपने पिछड़ेपन को दूर कर सके, सरकार की नीतियों को बहुत बारीकी से समझ सके। दिस इज कॉल्ड सशक्तिकरण। ऐसे डेट में वैसे भी हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप सभी को पता है कि महिला सशक्तिकरण करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, है ना? तो वो हम करते रहते हैं। हालांकि हमारा देश जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत आगे जाएगा। यूरोप की सारी कंट्रियाँ वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत आगे जा चुकी है, वो सारी कंट्रियाँ अपने आप को बहुत डेवलप कर चुकी हैं। अब इसके अलावा दूसरे और अप्रोच भी बताए गए हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कि अगर ये पुराने कॉन्सेप्ट, मैं कह सकता हूँ कि पुराने कॉन्सेप्ट में सरकार इन चीज़ों पे फोकस कर रही है कि अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को चेक करना है तो ये भी एक तरीके होते हैं। नंबर 1, पैसा। ना बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऑल यू नो दैट। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपसे लोग पूछेंगे कैसा है, तो ये सिस्टम है, बिल्कुल फैक्ट है। तो दैट इज़ वाई ह्यूमन डेवलपमेंट को तय करने के लिए हमें सबसे पुराना तरीका यही है, स्वतंत्रता के टाइम पीरियड पे आय के स्तर को तय करना सबसे पुरानी विधि है। मतलब अगर किसी इंसान का पैसा अच्छा कमा रहा है तो सिंपल सी बात है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ठीक होगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई मानव विकास हो रहा है। दूसरा, वेलफेयर, कल्याण अप्रोच। इसे हम कल्याण अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम वेलफेयर अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार ना अपना सारा का सारा पैसा कोशिश करती है कि मतलब हेल्थ में या बेसिक चीज़ों में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में खर्च करें। अगर वो हेल्थ में, एजुकेशन में और बेसिक चीज़ों पे खर्च करेगी तो ये जनता के ही कल्याण की बात होगी। तो सरकार अगर ऐसी चीज़ें कर रही है जनता के लिए तो यकीन मानेंगे कि वो देश ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। दूसरा, बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स में अगर सरकार लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सिक्योरिटी या सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाउसिंग प्रॉब्लम, इन सभी से इजाद दिला रही है अगर सरकार उनको, तो सरकार उन्हें आधारभूत सेवाएं दे रही है और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे कैपेसिटी की बात करी गई है, तो हमारे जो अमर्त्य सेन, अगर आपने देखा हो, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने ये बताया कि ये सारी चीजें, जो भी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें सरकार दे रही है, खुद भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इंसान के पास कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना उसको प्राप्त करने के लिए। अगर आपने हॉस्पिटल खोल दिया, आपने हॉस्पिटल बना दिए, आप लोगों को कहते हैं कि आप 5 रुपए की पर्ची कटवाइए, डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन खरीदिए और आप क्या कहते हैं आसानी से अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस तक उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें कैपेबल भी करना पड़ेगा उसे। कैपेबल कैसे करेंगे? उसको जॉब दे सकते हैं, उसको कुछ और चीज़ें फ्री मुहैया करा सकते हैं, या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल दूर है, डिस्पेंसरी उनके आसपास के जोन में कर सकते हैं कि इंसान एटलीस्ट प्राइमरी जो एक्टिविटी, प्राइमरी जो हेल्थ होती है, एटलीस्ट उसको उस तक तो क्या कहते हैं पहुंचने में मदद मिल सके ना। तो ये अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 1990 के दशक में ह्यूमन डेवलपमेंट को तय करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, वो था हमारा UNDP,
याद रखिएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, याद रखिएगा, एक ऐसा प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने ये कहा कि जिसमें यूनाइटेड नेशन सभी देशों के 100 आई थिंक 186 या 183 देशों के स्टैटिक्स को उठाता है। सारी कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। और उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें 3 चीज़ें चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कोई कंट्री अपने नागरिकों को एजुकेशन, हेल्थ या एक्सेस टू रिसोर्स दे रही है या नहीं दे रही है। मतलब एजुकेशन तो मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ भी मिल रहा है, रिसोर्सेज की तरफ लोग एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ये यूएनडीपी रिपोर्ट तैयार करती है, हालांकि ये यूएनओ का ही एक पार्ट है, तो यूएनडीपी तैयार करती है इसे। और यूएनडीपी बताती है कि हमने एक स्केल ले रखा है। स्केल क्या है भाई? स्केल कुछ ऐसा है, स्केल समझा देता हूँ क्योंकि स्केल बच्चों को दिक्कत हो रहा है समझने में। मैं थोड़ा सा इसको वैसे दिखाता हूँ आपको। इसमें उन्होंने एक स्केल तय करा है, उस स्केल के तहत उन्होंने बोला है कि इस तरीके से हम स्केल तय करेंगे। तो स्केल क्या है भाई? स्केल, आपका स्केल होता है ना, फुट्टा होता है ना, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 0 से 1 के बीच में स्केल रखा है। तो यहाँ पे 1 2 ऐसे करते 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 लाइनें हैं, याद रखिएगा। मतलब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 0.1 0.2 ऐसे करते 0.892 ऐसे करके 0.921 ऐसे 0.999 फिर 1 हो जाएगा। तो ये एक स्केल रखा है इन्होंने। इस स्केल के अकॉर्डिंग बताया है कि कौन सी कंट्री ये तीनों चीज़ें बेसिक प्रोवाइड करवा रही नहीं करवा रही है। हर साल यूएनडीपी की रिपोर्ट पेश होती है और हमारा कभी भी क्या कहते हैं 130 से आंकड़ा ऊपर गया ही नहीं है। इतनी बेइज्जती वाली बात है हमारे लिए कि यूएनडीपी बताती है कि इन देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इस प्रकार का है। तो हमारे पास आंकड़े हैं। अगर आपको स्टैटिक्स रिसेंटली वाले पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यूएनडीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की क्षमता अभी क्या है। अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे अगर 2010 की बात करूँ तो 2010, 12, 14, 15, 16, 17 में 130वें नंबर पे थे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 17 के बाद 18 आया, 18वें में हम 129वें नंबर पे थे। मेरे पास 2021 का आंकड़ा नहीं है, तो स्टैटिक्स ढूंढिएगा, पता करिएगा कि हमारा यूएनडीपी के स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो क्या है। जो पीछे बातें बताई थी मैंने, वो बातें बताई थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के तय करने के तरीके होते थे पुराने, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम पे ये तरीके 9th क्लास में आपने दूसरे और तरीके भी देखे होंगे, लेकिन हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इन तरीकों से तय करते हैं। लेकिन यूएनडीपी एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक भी तैयार करता है अपनी खुद की रिपोर्ट। वो ये बताता है कि कोई देश डेवलप है या नहीं डेवलप है, वो भी ये बताता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि कोई देश अमीर है या गरीब है। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या बताता है कि डेवलपमेंट में डाउनफॉल कैसा आ रहा है, शॉर्टफॉल कैसा आ रहा है, वो हमें ये बताता है। ओके, अगली क्लास के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अकॉर्डिंग किस तरीके से वेरी हाई, मीडियम और लो कंट्रियों को ग्राफ के अंदर रखा गया है, स्कोर बोर्ड में रखा गया है। हमारा कंट्री कहाँ स्टे करता है और इसके अलावा हमारे दूसरे पास रीज़न क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट को ढूंढने के, कि हम इन तरीके से भी ह्यूमन डेवलपमेंट को ढूंढ सकते हैं। और हमारे कंट्री का लो रेट स्कोर बोर्ड होने का कारण क्या है कि हम 129 और 130 नंबर पे आते हैं। अच्छा, तो देखिएगा इंडिया में, और अगर मैं कहूँ यूएसए के अंदर, तो अगर आप कैपिटा इनकम के हिसाब से चलेंगे ना तो आप कभी भी यूएसए को बीट नहीं कर सकते। मतलब जो इलाका एरिया में छोटा होगा, जनसंख्या कम होगी, तो उसका पर कैपिटा इनकम हमेशा बड़े लैंडमास और बड़ी हाईली पॉपुलेशन एरिया से हमेशा ज़्यादा ही होगा। नॉर्मल सा समझ लीजिए ना, पर कैपिटा इनकम मान लीजिए कि ये एक ए कंट्री है और एक ये बी कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पैसा कमाया जाता है और इसकी डॉलर में अगर इनकम हो रही है और इसकी रुपया के अंदर अगर इनकम हो रही है, एक तो ये क्षेत्रफल में बड़ा है, ऊपर से पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल मनी, है ना। तो ये डिवाइड कर देते हैं, हम निकाल देते हैं। और ऐसे ही अगर कोई बंदा डॉलर में कमा रहा है तो वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे टोटल मनी से, तो ऑफकोर्स दे विल ऑलवेज विन। पर कैपिटा इनकम हमेशा इनका बड़ा ही रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि पर कैपिटा इनकम देखिए और उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिनेरियो टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि साइज ऑफ द कंट्री एंड द पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि देखो, साइज ऑफ द कंट्री एंड पर कैपिटा इनकम जो है वो कभी भी क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं, ये नहीं बता सकती है कि ये कंट्री इतनी डेवलप है या यहाँ का इंसान इतना डेवलप है। समझ पा रहे हो गया हो? इसका एग्जाम्पल जीता जाता हमें श्रीलंका का बता रखा है, ठीक है। तेरे एक और नाम इसमें दे रखा है, माफी चाहूंगा, इसमें लिखा है ट्रिनिड करके इसका नाम लिखा है, और टोबैगो आई थिंक एक और कंट्री इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये 3 कंट्रियों का एग्जांपल टोबैगो लिखा हुआ है, ये कोई साउथ अफ्रीका कंट्री है। तो कहने का मतलब इसमें बताया हुआ है कि अगर इनको तीनों को कंपेयर करके अगर हम देखें तो देखो, इनका क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल और इनके क्षेत्रफल में बहुत अंतर है। श्रीलंका को अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स इंडिया जो होगा वो क्या कहते हैं, श्रीलंका को कभी बीट नहीं कर पाया। श्रीलंका वैसे ही छोटा है
वहाँ की कैपिटल जो होगी वो ऑफकोर्स हमारे से ज़्यादा होगी अगर हम पर कैपिटल इनकम निकालें। एज यूजुअल अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर पंजाब है, मद्रास है, मुंबई है, गुजरात है। तो आप देखो कि पंजाब और गुजरात केरला के कंपैरिजन में बहुत बड़े हैं, तो इस हिसाब से केरला का पर कैपिटल इनकम हमेशा ज़्यादा होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ है कि हमें लगता है कि हम डायरेक्टली पर कैपिटल इनकम पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली हमें ये बता देगा कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। अच्छा, तो क्योंकि हम वर्ल्ड सिनेरियो पढ़ रहे हैं इस बुक के अंदर, अब हम लास्ट पार्ट वर्ल्ड सिनेरियो पढ़ रहे हैं, तो हमारी बुक के अंदर कुछ चार्ट दे रखा है। हमारी बुक में ये चार्ट दे रखा है और ये हमें समझाने की कोशिश करी हुई है। 4.2 के अंदर ये बता रहा है कि कौन सा देश जो है वो हाईली डेवलप्ड है, ह्यूमन डेवलप्ड में कौन सा हाई है, कौन सा हाईली डेवलप्ड है और कौन सा मीडियम और कौन सा लो है। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर इनके स्कोर बोर्ड की तरफ देखें, इनके स्कोर बोर्ड की तरफ देखें तो देखो ये डेटा ना आपकी बुक के अंदर बदलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस डेटा पे फोकस मत करिएगा, ये डेटा आपका बदलता रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने पुराना उठाया होगा पर नई बुक आई होगी तो नया मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है मैंने तरीका बताया था कि स्केल को नापने का, कि यूँ कहा गया कि जीरो से लेके एक नंबर तक, जीरो से लेके एक नंबर तक एक स्केल बनाया गया। इस स्केल में कंट्री के क्राइटेरिया पे पता चलता है कि कौन सी सरकार कितना किस चीज़ पे खर्च कर रही है, उसके हिसाब से हमने कंट्री को वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो की कैटेगरी में रखा है। अब यहाँ पे ये तो 4.2 है जो आपका टेबल आपको बताता है, 4.2 टेबल आपको बताता है। ऐसी 4.3 टेबल है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वो कंट्री है जो दुनिया के अंदर सबसे वेरी हाई पे, मतलब टोटल 66 कंट्रियाँ जो पूरे हाई पे है। अब बुक के अंदर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे 66 है, लेकिन आपकी बुक में भी शायद से 53 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्री को ये बताया हुआ है कि कौन सी कंट्री वेरी हाई है, मीडियम है, लो है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को पैसे से कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर पैसे से कनेक्ट कर रहे हैं तो इंसान का डेवलपमेंट मतलब कंट्री का डेवलपमेंट। तो कंट्री के डेवलपमेंट को करने के लिए हमने स्केल को मेजर कर लिया कि इतने से इतने बीच में अगर कोई कंट्री है तो वो कंट्री ऐसे मीडियम, लो और वेरी हाई और हाई की कैटेगरी में आती है। तो कहने का मतलब हमने ये कहा है कि जो वेरी हाई इंडेक्स वैल्यू वाली कंट्री है, तो उन कंट्री के अंदर अगर आप देखें तो इनका जो स्केल होता है ना वो 0.8 समथिंग होता है, और अभी 59 है। पर ये कंट्रियां के डेटा बदलते रहते हैं, याद रखिएगा। पर ये स्केल नहीं बदलेगा, स्केल आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आप ये लिख देना। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट इनको पहली प्रायोरिटी देती है। मतलब ये लोग ऐसा नहीं है कि इन पे कोई कंट्री अटैक कर देगी, इनको कुछ टेक्नोलॉजी पे काम करना है, सब कर चुके हैं। सो दैट इज वाई ऐसी कंट्रियां जो अपना ज़्यादातर पैसा एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इंसान के डेवलपमेंट पे और ऐसे सेक्टर पे अगर पैसा ज़्यादा खर्च करती है, तो यूरोप की मोस्टली कंट्रियां ऐसी है जो पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी करके बैठी हुई है। तो ऑफकोर्स दे स्पेंड देयर मनी ऑन द एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारी कंट्री में, अब हमारी कंट्री में तो डेवलप ही नहीं हुआ अभी ढंग से, रोड तो अच्छे है नहीं, रोड टैक्स ले लेते पर रोड है ही नहीं अच्छे। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। आतंकवाद जैसे मुद्दे हैं, ये इनको कोई दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों से कि कोई चोरी हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर बहुत सो मच हाई इन दैट। सो दैट इज वाई हम कंट्री को ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री जो है अपना मोस्टली पैसा किन चीज़ों पे खर्च कर रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री वेरी हाई डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री विद मीडियम इंडेक्स वाली होती है। अब मीडियम इंडेक्स वाली कौन सी होगी, ये मीडियम इंडेक्स है 0.550 से 007 समथिंग, ये मीडियम इंडेक्स है। क्यों मीडियम इंडेक्स है, ये सारी वो कंट्रियां आती हैं इसके अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये मैं कह सकता हूँ कि 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूटा था उसके बाद आज़ाद हुई थी ये सारी कंट्रियां। मतलब हमारा इंडिया भी इसी के अंदर से ही आता है, हमारा इंडिया भी इसी का ही पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो कंट्रियां होती है जिन्होंने समय के साथ साथ अपने पॉलिटिक्स को भी ठीक करा, अपनी जो जनता है उसके कामकाज पे, उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करी। मीडियम स्केल की कंट्रियां वही आती है इसके अंदर जिनके ऊपर कभी ना कभी किसी न किसी कंट्री ने राज करा। तो ऑफकोर्स हम इसी के पार्ट में आते हैं। हम ना तो वेरी हाई हैं, ना हम बिल्कुल लो हैं। तो हमारी इसके अंदर अगर आप देखें तो सोशल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और हम काफ़ी लंबे समय तक अपनी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उस पर काम कर रहे हैं। और जो सोशल रिबेलियन हमें देखने को मिलता है समाज के अंदर, समाज विद्रोह, हम उसको ठीक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटी है, उनको कंट्रोल पाने के लिए हम समय समय पे स्टेप ले रहे हैं। तो ये हमारी ही कंट्री की बात नहीं है, ये उन सभी कंट्री की बात है जो हमारे साथ आज़ाद हुई थी। जबकि वेरी लो इंडेक्स वाली कंट्रियां वो होती है जिन कंट्रियों के अंदर 0.549 इतना इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। ये वो कंट्रियां जहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर होती रहती है, बहुत सारे इंसिडेंट है, डिजीज होते रहते हैं, एजुकेशन में पैसा खर्च होता नहीं है, ये सारी वो चीज़ें, मतलब इंस्टेबिलिटी है, इन सभी बीमारियों से ये लोग गुजर रहे हैं। तो बहुत सारी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती रहती है। तो ये वो सारी कंट्रियों के अंदर में आता है। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रियाँ होती हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, 1 to 1 स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करने के बाद हमें पता चल सकता है कि कौन से स्केल के अंदर हमने किन कंट्रियों को रखा है। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि वाई डू वी स्टडी द
कंट्री इंडेक्स, तो अगर हम कंट्री इंडेक्स को पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का मेन रीजन क्या है? पढ़ने का मेन रीजन बस यही है, हमें समझ में आता है कि जो हाईली वैल्यू कंट्री है वो किस तरीके से अपना ज़्यादातर पैसा सोशल सेक्टर के अंदर खर्च करती है, किस तरीके से वो एजुकेशन पे खर्च करती है। उनकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर ही ये लोग कहते हैं पाउडर फेंक रहे हैं, है ना, मिर्ची का पाउडर फेंक रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठ के बहुत सारे मिनिस्टर्स जो पॉन देख रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे है नहीं इनके यहाँ पे, और ये लोग इस लेवल पे बहुत हाईली डेवलप हो चुके हैं। जबकि जो मिडिल क्लास या मिडिल इंडेक्स वाली कंट्री आती है वो कंट्री आज भी कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कर रही है, अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ठीक करने की कोशिश कर रही है, अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के ऊपर फोकस कर रही है, इसलिए वो उन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, एंड वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, और अभी आपको समझ में आ चुका होगा। एंड